नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि बीते साल 2022 में हम सभी ने यही देखा कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत की उन्हीं की पार्टी के 40 विधायकों ने, और आज वह 40 बागी विधायक उन्हें तमाम बड़ी चुनौतियां दे रहे हैं, उनकी दिक्कतों को लगातार बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में जो फैसले लिए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन को रास नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र के हाथों से कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं दूसरे अन्य राज्यों के हाथों में जा चुकी हैं, और ऐसे में देखा जाए तो सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। लेकिन सवाल यहां पर बार बार यही खड़ा होता है। तमाम मुद्दों के चलते तो सियासत तेज है, लेकिन इन मुद्दों से हटकर बार बार बात आ जाती है शिवसेना के ही दोनों ही गुटों पर, उद्धव गुट और शिंदे गुट पर। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर 40 विधायक, 13 सांसद और साथ ही साथ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर शिंदे गुट में शामिल होकर सियासत को और भी गरमा दिया है। अभी यही दावे किए जा रहे हैं जो बचे हुए विधायक है कहीं ना कहीं शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। मातोश्री में वापस लाने के लिए आदित्य ठाकरे, रश्मि ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ साथ शरद पवार यहाँ पर एड़ी चोटी का बल लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल बार बार यहाँ पर यही अटक जाता है कि आखिरकार असली मालिक कौन होगा शिवसेना का। इसी पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से उनकी राय जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। जी हाँ, हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में हम सबसे पहले राय लेना चाहेंगे यहाँ पर कपिल से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। जैसा कि कपिल, आप भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, और हाल ही में संजय राउत ने जो बयान दिया है उस बयान पर अगर गौर किया जाए तो बयान से यही सामने आया है कि फरवरी तक शिंदे सरकार नहीं देख पाएगी। और यहाँ पर जो बगावत उन्होंने की है, कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए 16 विधायकों की अयोग्यता पर अब सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी को फैसला सुनाएगा, और चुनाव आयोग में फैसले की शुरुआत हो सकती है 12 जनवरी से। ऐसे में क्या वाकई में शिवसेना का जो शिंदे गुट है, क्या वाकई में यहाँ पर पिछड़ता हुआ नजर आएगा? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे की जीत यहां पर संभव नजर आ रही है? उद्धव ठाकरे की जीत तभी हो सकती है जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो राउत के यानी कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में जाए। फिलहाल चूंकि तारीख पर तारीख पड़ती हुई नजर आ रही हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है होना संभव नहीं है। अगर फैसला आ जाता है तो ज़रूर किसी भी हक में जाएगा, और जो है वो कहीं ना कहीं राउत इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि फरवरी में सरकार गिर जाएगी, तो कहीं ना कहीं अगर राउत के समर्थन में फैसला आ जाता है तो सरकार गिरनी लाज़मी। आपके मुताबिक क्या वाकई में शिंदे गुट बिल्कुल सही बैठता है? शिंदे गुट की जहाँ तक बात करी जाए वो सही नहीं है, क्योंकि भाजपा की जो फिलहाल सरकार है या शिंदे के साथ जो गठबंधन वाली सरकार है, वो अगर देखा जाए तो लगातार उनका जोर सिर्फ इस तरफ है कि सरकार कैसे भी चल जाए, सरकार कैसे भी चले। जिस तरह से आपने बताया कि परियोजनाएं एक के बाद एक महाराष्ट्र से जा रही है, तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सरकार को, चाहे वो सीमा विवाद भी हो, उसको लेकर भी कोई ऐसी चीज़ें होती हुई नजर नहीं आई जिससे ये लगे कि महाराष्ट्र की बेहतरी के लिए सरकार आई है। सरकार सिर्फ इसलिए है कि वो पद पर रह सके और जोड़ तोड़ की राजनीति करके बस ये सरकार चलती रहे। जैसा कि यहाँ पर कपिल ने अपनी बात रखी कि कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की सरकार कैसे भी करके चलती रहे। आगे हम राय लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। महाराष्ट्र की सियासत को बहुत ही करीब से लगातार अबरार समझाते हुए नजर आए हैं। ऐसे में अगर बात यहाँ पर अबरार से की जाए तो क्या वाकई में यहाँ पर शिवसेना के असली मालिक पर अगर बात की जाए, नए मालिक पर बात की जाए, तो आपके मुताबिक यहाँ पर कौन होना चाहिए? क्योंकि मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी अब बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि संजय राउत ने यह कह दिया है कि बीजेपी के प्रायोजित हैं राज ठाकरे, और शिवसेना भवन के सामने शिव तीर्थ में वह बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गठबंधन की आशंकाएं लोगों को दिखाई देने लगी हैं। देखिए, राज ठाकरे की जो स्थिति है महाराष्ट्र की सियासत में, वो पूरी तरीके से संदेह के घेरे में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर सही बात है कि उस समय जिस तरीके से उन मुद्दों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की कोशिश की गई थी, चाहे वो नवनीत राणा के द्वारा हो या फिर राज ठाकरे के द्वारा हो, तो ऐसे में भले ही राज ठाकरे ने अब तक आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा या फिर एनडीए का हिस्सा बनने की कोई घोषणा नहीं की है, और ये भी उन्होंने तय कर दिया है कि आने वाले बीएमसी चुनाव में वो अकेले अपने दम पर तनहा चुनाव में उतर रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी की अगर सीटों की बात की जाए तो लगभग 7 सीटें हैं उनके पास, तो ऐसे में एक ताकत ज़रूर है बीएमसी में, और माना यह जा रहा है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ते भी हैं, उसके बावजूद अगर बाहरी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देने का उनके पास अवसर होगा, या फिर ऐसी स्थिति बनती है कि सत्ता में सीटों के लिहाज से राज ठाकरे का जो समर्थन है भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे गुट को लेना पड़े, तो राज ठाकरे बिल्कुल देते हुए नजर आएंगे। बात यहाँ पर अगर की जाए सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग
आयोग के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा। 16 विधायकों की अयोग्यता पर वाकई में क्या कुछ अहम फैसला हो सकता है, जो दलीलें हमने अब तक सुनी है दोनों ही गुटों के वकीलों की तरफ से। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर चुनाव आयोग को यहाँ पर प्रतिज्ञा पत्र भी सौंप दिए गए हैं। तकरीबन 2 लाख यहाँ पर उद्धव गुट की तरफ से और 1 लाख यहाँ पर शिंदे गुट की तरफ से। दस्तावेज यहाँ पर शिंदे गुट से ज्यादा उद्धव गुट की तरफ से जमा कर दिए गए हैं। तो आपके मुताबिक यहाँ पर शिवसेना का नया मालिक कौन हो सकता है? देखिए, शिवसेना की अगर मालिक की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार लड़ाई जो है दोनों गुटों के द्वारा जारी है। हालांकि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से फैसले लिए उस हिसाब से शिवसेना 2 धड़ों में बंट गई है, उद्धव ठाकरे का गुट, एकनाथ शिंदे का गुट। लेकिन ऐसे में माना जाए तो कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे के वंशज होने के नाते उद्धव ठाकरे को ही असली शिवसेना माना जाएगा, क्योंकि ऐसे में अगर बात की जाए तो बाला साहब ठाकरे के द्वारा जो शिवसेना भवन बनाया गया था वो शिवसेना भवन अभी भी जो है उद्धव ठाकरे के हाथों में, भले विधान परिषद का जो कार्यालय था वो एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया गया है। तो ये कार्यालय देने के समय भी जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और संजय राउत नागपुर पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने अपने विरोध को दर्ज करवाया था। तो ये तमाम कई ऐसे बड़े फैक्टर है जिसको लेकर के अभी भी जो है महाराष्ट्र की सियासत में घमासान आगे भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी भी जो 13 जनवरी को चुनाव आयोग में एक बड़ी सुनवाई होने जा रही है, उस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई है। जैसा कि यहाँ पर अब्रार ने अपनी बात रखी है, जिससे साफ तौर पर यहाँ पर यही जाहिर होता है कि वाकई में यहाँ पर बाला साहेब ठाकरे जी के जिस तरीके से वह बेटे हैं उनके उत्तराधिकारी बने, तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिवसेना उन्हीं की होनी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है बहुमत के आधार पर। विधायकों की संख्या जो सबसे अधिक यहाँ पर शिंदे गुट में ही है, तो ऐसे में सवाल यहाँ पर बार बार यही उठता है, क्या बहुमत के आधार पर भी फैसले लिए जाएंगे? इस पर हम राय लेना चाहेंगे बाकी के और भी तमाम सहयोगियों से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। आसिफ से हम राय लेना चाहेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं। क्या वाकई में शिंदे गुट बहुमत के आधार पर यहां पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकता है? चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट क्या वाकई में शिंदे गुट के पक्ष में अपना फैसला सुना सकते हैं? देखिए प्रांशी, बहुमत की जहां तक बात है तो कभी भी शिंदे के पास तो वैसे भी नहीं था। जितने विधायकों को लेकर वो भागे हम और आप जानते हैं, उतना में उनके बहुमत नहीं होगी। बिना बीजेपी के उनका गुजारा नहीं होगा। लेकिन आज संजय राउत का जो बयान आया है वो हम सबको फिर से एक बार भूचाल मचाने वाला। वो ये कि पहले हमारा लगातार इस चीज़ को कवर भी कर रहे थे, तो चलिए शरद पवार जी कह रहे थे कि भाई साहब 6 महीने के अंदर सरकार गिर जाएगी। बहरहाल हालांकि 6 महीने से अब ज़्यादा होने को ही जा रहा है। और आज संजय राउत जैसे जेल से बाहर आते हैं वो कह रहे हैं कि भाई अब फरवरी यानी अगले महीने में सरकार गिर जाएगी। अब तो या तो इन लोग के दावे खोखले हैं या फिर शिंदे के अंदर कोई कमी ज़रूर है, जिसकी वजह से बार बार इस चीज़ें ये निकल के आ रही हैं। हालांकि कुछ साल के बाद चुनाव भी हो जाएंगे, तो देखना होगा कि दिलचस्प क्या है। मुझे लगता है कि बहुमत तो ये पेश वैसे भी नहीं कर पाए। हाँ, बीजेपी इससे के साथ हैं तो बहुमत उनके साथ है, लेकिन ये सोचेंगे अपने बल पर। तो देखिए, शिंदे का किसी भी सरकार गिरे या ना गिरे, हम सब जान रहे हैं एक चीज़ कि शिंदे का लंबा सफ़र तो नहीं है राजनीति में, क्योंकि बीजेपी इतनी भी मूर्ख नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस को बैकअप करके उनको आगे रख देगी। अभी मौके पर छक्का कोई नहीं मारना चाहता, क्योंकि यहाँ पे ईगो का खेल था, जिद का खेल था। आज जो लड़ाई थी इसमें बीजेपी को जीतना था, उद्धव को गिराना था। उन्होंने उनको गिरा भी दिया, सरकार भी बना ली, और फिर आगे जो है शिंदे को साइड कर फिर अपनी सरकार बना लेंगे। यही तो उनकी मंशा रहती है। जैसा कि यहाँ पर आसिफ ने अपनी बात रखी, आगे हम राय लेना चाहेंगे यहाँ पर ऋतिक से। उनसे आखिरी सवाल यही रहेगा, जिस तरीके से यहाँ पर आसिफ ने तमाम सवाल खड़े कर दिए, तो क्या वाकई में बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करने देगी उद्धव गुट को, और क्या वाकई में उन्हें शिवसेना का नया मालिक बनने देगी? देखिए, पहले एक नारायण राणे हैं, उनका एक ट्वीट सामने आया, उनकी एक बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संजय राउत ऐसे हैं जिन्होंने शिवसेना को खत्म कर दिया। वो ये कहते नजर आए कि शिवसेना को खत्म करने वाले संजय राउत हैं, और संजय राउत शिवसेना के साथ जुड़े रहे तो उद्धव ठाकरे का जो सीएम बनने का एक सपना है वो भी टूट जाएगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके के बयान बीजेपी कर रही है, वहाँ उद्धव ठाकरे को लेकर जो है आगे नहीं रखा जा सकता है। और उद्धव ठाकरे को देखा जाए तो संजय राउत जब जेल से बाहर आए तो कहा गया था कि संजय राउत के जो रुख होगा वो बीजेपी की तरफ होगा, लेकिन वो देखने को नहीं मिला। संजय राउत जैसे ही जेल से बाहर आते हैं उद्धव ठाकरे की बात करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो नारायण राणे कह रहे हैं उनकी बात को भी ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। कहीं ना कहीं इशारा तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को खत्म करने का है। जैसा कि यहाँ पर तमाम सहयोगियों ने अपनी बात रखी है, उनसे यहाँ पर यही निष्कर्ष निकलते हुए नजर आता है कि कहीं ना कहीं उद्धव गुट की तरफ फैसला सुनने को मिल सकता है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ही मालिक के तौर पर आने वाले समय में देखे जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर भी सियासत तेज है, और साल 2024 में ये चुनाव होने वाले हैं, और इन चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर चुनावों के आधार पर भी रणनीतियाँ बनना तय है। देखना दिलचस्प होगा
कि शिंदे गुट क्या वाकई में शिवसेना को छीनते हुए नजर आ सकता है उद्धव ठाकरे से, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन आगे आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।